जो शोर मचाते हैं भीड़ में वो भीड़ बनकर रह जाते हैं, वही सफल होते हैं जिंदगी में जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। हम सभी जानते हैं नीट यूजी 2024 के परिणाम जारी हो गए हैं और हमेशा की तरह एक बार फिर से एलन स्टूडेंट्स ने अपना परचम लहराया है। फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ऑल इंडिया टॉपर वेद शिंदे। शिंदे, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? और दूसरा, जब पहली बार आपने रिजल्ट देखा, अपना नाम देखा, तो वो क्या फीलिंग थी? मतलब यकीन नहीं हो रहा था, अनबिलीवेबल था बहुत। फिर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर धीरे धीरे रियलिटी समझ में आई कि सही में ये रियल है। यकीन नहीं हो रहा था पहले। ओके, तो किसको बताया सबसे पहले रिजल्ट देखने के बाद? सबसे पहले तो पेरेंट्स को ही बताया और फिर उसके बाद टीचर्स के फ़ोन आने लगे, फिर फ्रेंड्स, फैमिली, बाकी सबको पता चल गया। ओके, तो क्या रिएक्शन था? मतलब पेरेंट्स को पता था, पहले से अंदेशा था ऐसा, या जब उन्हें पता चला तो क्या कहा उन्होंने सबसे पहले आपको? उनको भी मेरे जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था। बहुत ही ज़्यादा खुश थे। मतलब मुझसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कोई खुश होगा इस रिजल्ट से तो वो मेरे पेरेंट्स ही थे। मुझसे भी बहुत ज़्यादा खुश थे। अच्छा, आपने कहा कि 3-4 बार आपने रिजल्ट देखा कि ये मैं ही हूँ या नहीं, तो हाँ। किसी को फ़ोन किया अपने किसी फ्रेंड को कंफर्म करने के लिए? क्योंकि जब आंसर की आई होगी तो आपने अपने फ्रेंड से भी बात की होगी कि मेरे तो इतने नंबर आ रहे हैं, है ना, तेरे कितने नंबर आ रहे हैं और अब आगे क्या? हाँ, मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड था ही रिजल्ट के वक्त आई है। फिर वो काउंसलिंग रैंक चेक की, उसका मतलब पूछा, सीनियर्स को पूछा, टीचर्स को पूछा, वही था। तो फाइनली तसल्ली हुई हाँ। कि इतने अच्छे नंबर आए हैं, और ये भी तसल्ली हुई कि जो भी हमारा ड्रीम कॉलेज है वो अब हमें मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत बहुत बधाई कि आप दोनों फ्रेंड जो हैं वो एक साथ ही उस कॉलेज में जाएंगे। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपकी फैमिली में कौन कौन है और आपके फादर क्या करते हैं? मेरे फैमिली में मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा ही रहते हैं और कोई सिबलिंग्स नहीं है मुझे। मेरे पापा और मम्मी दोनों ही डॉक्टर है। पापा ईएनटी सर्जन है और मम्मी बायोकेमिस्ट्री प्रोफेसर है। तो मतलब पहले से ही डॉक्टर वाला माहौल रहता था पूरा घर में? माहौल तो डॉक्टर वाला ही रहता था, पर उन्होंने मुझे कभी फोर्स नहीं किया और ऐसा ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने की भी कोशिश नहीं की। उन्होंने हमेशा फ्रीडम दिया, पर मेरी इच्छा सी ही थी कि मैं डॉक्टर बनूं, इसलिए। तो क्यों आया आपके जहन में कि मुझे डॉक्टर बनना है? कहाँ से आप सबसे पहले वो थॉट आया और आपको लगा कि नहीं, मुझे नीट क्रैक करना है और उसके बाद डॉक्टर बनना है? वैसे तो मम्मी पापा को देखता था हमेशा कि कैसा काम रहता है, कैसे हॉस्पिटल में जाते हैं और मतलब क्या क्या होता है डॉक्टर के लाइफ में। तो वो देख के इंटरेस्ट स्टार्टिंग में डेवलप हुआ। फिर सब्जेक्ट्स बायोलॉजी और ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स इंटरेस्टिंग लगते थे। और ऑब्वियसली पैसे कमाना तो एम तो रहता ही है सबका, वो भी एक रीज़न था। ठीक है, चलो, ये आपने ऑनेस्टली बताया कि पैसे कमाना एक रीज़न रहता है। हर कोई चाहता है कि उसकी लाइफ जो है वो स्टैंडर्ड लाइफ जिए, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा भी लगता था कि मैं अपने देश की या मेरे आसपास जो लोग हैं जो इलाज नहीं करवा पा रहे, उनकी मैं हेल्प कर पाऊँ। हाँ, ऐसा भी बिल्कुल लगता था कि मतलब एटलीस्ट जो नीडी है उनको फ्री सर्विस दे सकते हैं और मतलब या फिर डिस्काउंटेड प्राइस में दे सकते हैं जिनको सही में ज़रूरत है। ऐसा तो हमेशा मन में रहा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरा आपने बताया कि जो सब्जेक्ट आपको पसंद है, हाँ। है ना, तो फेवरेट सब्जेक्ट आपका कौन सा है और क्यों वो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? फेवरेट सब्जेक्ट तो बायोलॉजी है ऑब्वियसली, क्योंकि डॉक्टर बनना है और मतलब सबसे इंटरेस्टिंग लगता है मुझे, बस ऐसे ही। अब आपने जैसा आपने बताया कि फैमिली में पेरेंट्स डॉक्टर हैं, तो उन्होंने कभी आपको फोर्स नहीं किया, लेकिन फिर भी आपको उनकी दिनचर्या देख के, डेली रूटीन, या आपको लगा कि नहीं, मेरे पेरेंट्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे भी डॉक्टर बनना चाहिए। सिबलिंग आपके है नहीं, तो आपने इसलिए नीट क्रैक किया और आप डॉक्टर बनने की तरफ अग्रसर हैं। अच्छा, पहला थॉट तो आपके दिमाग में यही आया होगा जब आपको लगा होगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो मैं कौन सी संस्थान में जाऊं, कौन सी कोचिंग में जाऊं जहां पे मैं स्टडी करूं। तो आपने एलन को क्यों चूज़ किया और सबसे पहले एलन के बारे में कहाँ सुना? सबसे पहले तो सीनियर्स ने बताया था कि एलन अच्छा है वगैरह, और मतलब नागपुर में एलन के अलावा तो और कोई मतलब उसके कंपैरिजन में है ही नहीं जितना बड़ा एलन है, जितने अच्छे फैकल्टीज़ है और स्टूडेंट्स इतने सारे हैं, तो कंपटीशन भी मिलती है उतना एक्सपोजर मिलता है। तो वो मेन रीज़न था एक, और सारे फैकल्टीज़ से को जानता था और मैं एक्चुअली 9th से एलन में ही था, तो वही कंटिन्यू कर लिया। ओके, तो एलन का पहला एक्सपीरियंस कैसा था जब पहली बार आप एलन आए?
पहली बार जब 11th में एलन आया तो एक्सपीरियंस तो अच्छा था, बस पहले पहले हमेशा थोड़ा सा शाय हूँ मैं, तो थोड़ा ज़्यादा बात नहीं करता था, टीचर्स से भी थोड़ी कम ही बात करता था इनिशियली। फिर बाद में जब पहचान बन गई तो सब नॉर्मल हो गया, अच्छे से बात कर रहा था, सारे टीचर्स हमेशा हेल्प करते थे, सपोर्टिव थे। ओके, तो कितने टाइम से आप एलन के साथ स्टडी कर रहे हैं? 9th से, मतलब 4 years। ओके, तो मतलब 4 साल में आपने एलन को बहुत करीब से देखा है, एलन सिस्टम को देखा है और एलन से काफ़ी कुछ नई चीज़ें आपने सीखी है। तो वेद, ये 4 साल जो आपके एलन के साथ आपने दिए हैं, इसमें आपका लाइफस्टाइल कितना चेंज हुआ? और एक जर्नी की अगर हम बात करें तो ये 4 सालों की जर्नी कैसी रही आपकी एलन के साथ? सबसे इम्पोर्टेंट तो 11th और 12th के 2 साल थे, उसमें सही में बहुत बड़ा चेंज था, क्योंकि आसपास सारे स्टूडेंट्स को और मेरे फ्रेंड्स को देखता था, वो मेरे फ्रेंड्स भी सारे बहुत फोकस्ड थे, और उनके वजह से भी मेरा मोटिवेशन हमेशा ऊपर रहता था। तो फ्रेंड्स को देख के बहुत बड़ा चेंज हुआ। फिर टीचर्स ने सब कुछ बताया कि कैसे पढ़ा जाता है, कैसे नीट क्रैक करना है, ऐसे प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस दिए थे उन लोगों ने, तो वो फॉलो करते गया और धीरे धीरे लाइफस्टाइल चेंज होते गई। फिर आखिरी तक तो सिर्फ नीट ही थी मन में, उसमें अच्छा रैंक लाना है, वो सब होते गया। और सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स और टीचर्स का रोल बहुत ही बड़ा था एलन के वजह से, नहीं तो बाकी जगह कहीं ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता था। ओके, तो आप ज़रा डिस्क्राइब करेंगे उसे कि फैकल्टी ने कैसे हेल्प की? फैकल्टीज़ तो हमेशा पढ़ा कैसे जाता है वो बहुत अच्छे से समझाते थे, और डाउट्स तो क्लियर करते ही थे, और जो टेक्निकल डिटेल्स है, टॉपिक्स है, वो तो पढ़ाते ही थे अच्छे से। और फ्रेंड्स ने बहुत इम्पोर्टेंट ये रोल प्ले किया कि उनको देख के मैंने अपनी लाइफस्टाइल बहुत चेंज की। वो कोई टाइम वेस्ट नहीं करते थे, कोई यूट्यूब या इंस्टाग्राम ये सब सोशल मीडिया नहीं चलाते थे, तो मैंने भी अपना बहुत कम कर दिया था। तो वेद, अगर क्लास की बात करें तो क्लास का माहौल कैसा रहता था जब आप क्लास का माहौल हमेशा बहुत अच्छा रहता था। मेरे फ्रेंड्स हमेशा फोकस्ड रहते थे, ज़्यादा टाइम पास की बातें नहीं करते थे, और सर हमेशा अच्छे से पढ़ाते ही थे, और बीच बीच में मजाक, हंसी मजाक होते रहता था, तो इसलिए ऐसा स्ट्रेसफुल कभी नहीं रहता था क्लास का माहौल। और अच्छे से क्लास कब खत्म हो जाती थी वो भी नहीं पता चलता था, मजा आता मतलब था। सर एकदम ऐसे कह सकते हैं कि फ्रेंडली थे, तो इस वजह से स्ट्रेस भी नहीं होता था और इजीली टॉपिक क्लियर हो जाता था। हाँ। अच्छा, आपको लगता है कि मॉक टेस्ट वगैरह जो है या डाउट सॉल्विंग जो है, ये दोनों कितने इंपॉर्टेंट है? हाँ, एलन के जो वीकली टेस्ट होते थे वो मुझे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगे पूरे 2 साल के प्रिपरेशन में। उनके वजह से मतलब सबसे ज़्यादा बड़ा फोकस वो वीक के संडे वाले टेस्ट पे ही रहता था मेरा, कि उसमें टॉप कैसे करना है, उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स कैसे लाने, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फ्रेंड से ऊपर कैसे आना है। मतलब ऐसे हेल्दी कंपटीशन था हम सबके बीच, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, टेस्ट सॉल्व करना। और मतलब वो एनवायरनमेंट भी फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता है, जैसे फाइनल एग्जाम में रहता है वैसे ही ये टेस्ट रहते हैं, और डाउट्स वगैरह तो हमेशा सारे सर सॉल्व कर ही देते थे। तो आपके फेवरेट टीचर कौन है वहाँ पे, और क्या चीज़ आपको उनकी सबसे अच्छी लगती है? वैसे तो सारे ही टीचर्स फेवरेट है, ऐसा किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ मैं, क्योंकि सबने ही मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, ऐसे किसी को एक को मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, और उनका रोल तो उनसे ज़्यादा और कौन जानता है। मतलब टीचर्स का रोल सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब आप मानते हैं कि देखो आपने तो मेहनत की ही है, हाँ। आपकी फैमिली ने भी आपको सपोर्ट किया है, लेकिन इन दोनों के साथ में एक टीचर का होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको अच्छे से गाइड कर सके, सही राह दिखा सके, अप एंड डाउन्स वाले अगर कभी मोमेंट आए तो उनमें आपका सपोर्ट कर सके। हाँ। तो आप मानते हैं ना कि वाकई मतलब कि मेरी मेहनत तो है ही, हाँ। पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया है, लेकिन एक सही डायरेक्शन के साथ में एक मेंटर का होना बहुत ज़रूरी है, जो एलन ने बखूबी निभाया। बिल्कुल। तो आपने बताया कि जब भी मॉक टेस्ट होते थे या कुछ भी, तो आपको हमेशा एक हेल्दी कंपटीशन रहता था कि मुझे अपने फ्रेंड्स से अच्छे नंबर लेके आने। ऐसा अनफॉर्चुनेटली कभी ऐसे अप एंड डाउन्स अगर आए, कई बार अच्छे नंबर नहीं आ पाए, तो उस दरमियान आप क्या करते थे? क्या आता था आपके जहन में कि मुझे अब आगे इसको सीरियस लेना चाहिए, या फिर जैसा कि भाई टेस्ट में अब मतलब क्वेश्चंस कुछ ऐसे आए हैं जो मैंने नहीं पढ़े, इस वजह से शायद कम नंबर आए? हाँ, ऐसा तो कभी कभी कम तो हो रहते ही है सबके, तो वो एज अ मोटिवेशन लेता था कि अगले बार इससे और अच्छा करना है। और ऊपर नीचे तो सबके साथ ही होता है। मेरे जब कम मार्क्स आते थे तो अब
वो एनालाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट था कि मैंने टेस्ट के पहले क्या किया होता जिससे मार्क्स बड़े बड़े होते, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। जिसमें मैं अगर मैं फर्स्ट भी आ गया तो भी सारे क्वेश्चंस कभी कभी नहीं होते थे सही, तो उसमें भी मैं सोचता था कि यार क्या किया होता पूरे हफ्ते भर जिससे वो क्वेश्चन सही हो गए होते। तो एक वीक तक ये सोचने का मौका मिलता है, फिर अगले टेस्ट में वो सारी गलतियाँ रेक्टिफाई हो जाती है। ऐसे करते 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 सारे मतलब सॉल्व होते गए। ओके, सिली मिस्टेक्स को लेके कहते हैं कि स्टूडेंट्स बहुत अच्छा पढ़ के जाते हैं, हर किसी के साथ होता है। हाँ। बहुत अच्छा पढ़ के जाता है, उनको लगता है कि ये तो मेरे पहले से ही पढ़ा हुआ है और पक्का इसमें तो मेरे अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन ना चाहते हुए भी करते करते कुछ ना कुछ ऐसी मिस्टेक हो जाती है। तो आपके साथ भी हुई होगी, तो कैसे आपने नहीं करी उन्हें? सिली मिस्टेक्स तो सबकी होती थी। मेरा इम्पोर्टेंस मैं इस पे देता था कि एक ही क्वेश्चन को वही टेस्ट में 2 या 3 बार रीचेक करूँ। तो एक बार मैं पूरी टेस्ट जल्दी सॉल्व कर लेता था, फिर एक और बार चेक करता था, एक और बार चेक करता, फिर ही OMR भरता था। तो 3 बार अगर चेक कर लिया है तो सिली मिस्टेक्स के चांसेस कम हो जाते थे। और क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे तो सिली मिस्टेक्स कम हो गई। इन दोनों चीज़ों के अलावा और तो कुछ किया ज़्यादा जा नहीं सकता है, तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं। बिल्कुल, मतलब हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों साथ करना है, तभी आप ये मुकाम हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आपको देख रहे हैं, पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, एंड दे आर वेरी एक्साइटेड कि वेद ने जो मुकाम हासिल किया है, हमारे स्टूडेंट जो है, हमारे बच्चे जो हैं, वो भी ये मुकाम हासिल करें। और कह सकते हैं कि एक तरह से आप उन सभी के आइकन बन गए हैं। तो उन स्टूडेंट्स को, उन पेरेंट्स को आप इस प्लेटफॉर्म से क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? तो आपका गोल है, अगर आपका गोल है नीट में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाना, तो उस गोल की तरफ ऐसे थिंकिंग से जाइए कि इसको कैसे अचीव करूँ मैं। और एक और चीज़ है कि NCERT टेक्स्ट बुक्स रिवाइज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और टेस्ट फाइनल, जैसे नीट की 3 hour 20 minutes का पेपर होता है, तो वो 3 hour 20 minutes बैठ के, घर पे भी बैठ के, आखिरी टाइम में बहुत सारे ऐसे टेस्ट हो जाने चाहिए। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है। इसके साथ ही अगर आइकन की बात करें, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि आप बहुत सारे लोगों के आइकन बन चुके हैं, लेकिन आपका खुद का, हर किसी को रहता है ना कि टॉपर का आइकन कौन है, उसने किसे फॉलो किया, वो क्यों वैसा बनना चाहता है। तो आपके कौन आइकन रहे और क्या खास वजह रही? मेरे आइकन तो मेरे फादर ही थे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे ज़िंदगी में। वो भी हमेशा पढ़ाई में बहुत अच्छे रहे हैं और वो भी डॉक्टर है, तो हमेशा वो मोटिवेट करते थे और बोलते थे कि मुझसे भी अच्छा करके दिखाना। तो वही थे मेरा आइडल। अब थोड़ा एग्ज़ाम की बात करते हैं। हाँ, है ना, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और कह सकते हैं कि साल पूरा स्टडी करते हैं स्टूडेंट सिर्फ उस एक दिन के लिए कि उस एक दिन मेरा अच्छे से पेपर हो जाए, तो शायद जो मेरे सपने हैं वो पूरे होते हुए नजर आए। तो जिस दिन आपका एग्ज़ाम था, उस दिन सबसे पहले आपने क्या किया? उस पूरे दिन आपका क्या रूटीन रहा? एग्ज़ाम डे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की थी मैंने कि स्लीप आवर्स को थोड़ा सा बढ़ा दिया था। तो अच्छी स्लीप हुई तो कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा, ये तो डिसाइडेड था। और लास्ट डे पे मैंने ज़्यादा कुछ रिवाइज़ नहीं किया। मैंने साल भर से एक छोटी सी नोट बना के रखी थी जिसमें सारी चीज़ें लिख के रखी थी जो लास्ट डे पे पढ़ना है। उसी फोकस से मैंने वो नोट बनाई थी और जल्दी से वो नोट रिवाइज़ कर ली और ज़्यादा कुछ पढ़ाई नहीं की, रिलैक्स्ड रहा। और फिर खाना खाया, अच्छा खाना खाया, हेल्दी, और ओवर ईटिंग वगैरह कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब अच्छे से किया। और एग्ज़ाम सेंटर पे थोड़ा सा जल्दी चले गया और वो रूम में जाके कंफर्टेबल हो गया। वो रूम में थोड़ा टाइम था तो वहाँ पे भी एक नैप ले लिया छोटा सा 15 मिनट्स का, क्योंकि स्लीप से कंसंट्रेशन मेरा बहुत इम्प्रूव होता था। फिर तो 3 hour 20 minutes का पेपर दिया और उसके बाद तो मतलब पेपर देते देते समझ में आ गया था कि बहुत ही सब आ रहा है, अच्छे से हो रहा है, सब कुछ याद आ रहा है, कंसंट्रेशन लग रहा था। तो थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, बस फिर पेपर हो गया, फिर तो वही सेलिब्रेशन और डिस्कशन। बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा आपने टॉपिक सब्जेक्ट जो था वो सबसे पहले सॉल्व किया? या आपको ऐसा लगा कि पहले मैं पूरा पेपर देख लेता हूँ, क्योंकि आपने बताया कि मेरी इतनी अच्छी तैयारी थी पहले से ही, ये तो मुझे भरोसा था ही कि मैं अच्छा करूँगा, लेकिन आपके दिमाग में ये आया कि पहले एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद में मैं आंसर लिखना शुरू करता हूँ, OMR भरना शुरू करता हूँ? या आपको लगा कि नहीं, शुरुआत में मैंने देखा और फिर आपने लिखना शुरू कर दिया?
मैंने मेरे सॉल्व करने का ऑर्डर था बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। और मैं कभी पूरा का पूरा पेपर ऐसा खोल के नहीं देखता था, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन ऐसा दिख गया तो मन में थोड़ा डाउट क्रिएट करे तो वो पूरे पेपर में वही दिमाग में रहता, इसलिए मैं आगे कभी नहीं देखता था। जैसा सीक्वेंस है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हमेशा यही सीक्वेंस फॉलो करता था। ओके, और जब एग्जाम कंप्लीट हो जाता था कितने मिनट पहले कंप्लीट होता था? मेरा पेपर सॉल्व करके तो 90 to 100 मिनट्स में हो गया था नीट के दिन, और फिर मैंने 2 बार रिवाइज किया, रीचेक किया और फिर OMR भर दी। तो लास्ट में आपने एक बार दोबारा रीचेक किया कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं करी है, कहीं मैंने कोई सिली मिस्टेक तो नहीं करी है। ठीक है, तो वहां से जब आप वापस आए तो आप जैसे कि आंसर की का इंतजार किया होगा, लेकिन उससे पहले आपने अपने दोस्तों से डिस्कस कर लिया होगा? हाँ, सबसे पहली मेरी लाइन थी मेरे पेरेंट्स को कि एम्स तो पक्का मिल जाएगा कोई ना कोई। अरे वाह, मतलब इतना कॉन्फिडेंस था। इतना तो कॉन्फिडेंस था कि एम्स मिल जाएगा। फिर तो एलन की आंसर की आई उसी दिन, उससे पूरा चेक किया, सारे फैकल्टीज को बताया कि इतने मार्क्स आ रहे हैं, फ्रेंड्स को बताया, तो वो तो पूरा दिन डिस्कशन में ही गया था फिर। और मतलब हेल्दी, क्योंकि पॉजिटिव माइंड तो पहले से ही था कि मैं इतना अच्छा पेपर करके आया हूँ। ठीक है, ये आपने एग्जाम वाले दिन का सारा शेड्यूल यहाँ पे बता दिया। अब आप बताइए कि आपका डेली रूटीन क्या रहता था? I mean, जब आप क्लास में जाते थे कितने घंटे आप पढ़ते थे, या जो भी आप पूरे दिन करते थे? 12th के टाइम पे क्लासेस के जो दिन थे तब मेरा 7:30 to 8 PM, 7:30 AM से 8 PM तक एलन में ही रहता था। 7:30 to 3 PM मेरी सेल्फ स्टडी रहती थी, जिसमें NCERT और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता था, और 3 to 8 नॉर्मल क्लासेस होती थी, जिसमें 90 मिनट्स की 3 क्लासेस। और फिर जब रिवीजन का टाइम आया, जब क्लासेस ख़त्म हो गई थी, तब मैं 4 बजे उठता था और एक फुल सिलेबस टेस्ट सॉल्व करता था। फिर उसके बाद में 6 to 8 आवर्स मिनिमम पढ़ाई होती थी उन दिनों में। और ज़्यादा स्ट्रेस कभी नहीं लिया मैंने, स्ट्रेस से तो हमेशा दूर। अगर मैं स्ट्रेस लेता था तो वो दिन तो मेरा पूरा वेस्ट ही हो जाता था, तो स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा अवॉइड करता था मैं। और फ्रीक्वेंट ब्रेक्स वगैरह तो रहते ही थे। बस फिर 6 to 8 मेरा मेन एम यही रहता था कि 6 to 8 आवर्स में पढ़ाई हो जाए उस दिन की। ठीक है, एक जो इससे पहले सवाल पूछा था कि एग्ज़ाम के दरमियान क्या कुछ रहा, उसमें एक सवाल मैं और ऐड करना चाहूँगी। आपको लगता है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर है उनके क्वेश्चंस कितने रिपीट होते हैं? इस साल तो मुझे लगता है पैटर्न थोड़ा सा इजियर था पिछले साल के क्वेश्चन से, पर जब भी मैंने सॉल्व किए थे, मैं 2016 से लेकर आगे 2023 तक सारे पेपर्स 2 बार सॉल्व किए थे, तो वो मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट था। जो 4 बजे मैं 4 बजे उठ के वही करता था, मैं पेपर्स ही वापस रिपीट सॉल्व करता था पिछले साल के। तो वो भी मतलब वो पर्सपेक्टिव देने में और समझने में कि नीट के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, कैसे क्वेश्चंस आते, वो समझने में बहुत बड़ा रोल था उनका। ओके, और मतलब कह सकते हैं कि हमेशा नहीं आते, इस बार की अगर बात करें तो बहुत कम आए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में से कुछ क्वेश्चन। अदरवाइज कह सकते हैं कि 1-2 क्वेश्चंस जो है वो रिपीट तो सिमिलर होते हैं, कोई मतलब ना कोई। ठीक है, ये सारी बातें आपने पढ़ाई से रिलेटेड बताई। यहाँ पे अब बात करते हैं वेद की हॉबीज की। क्या हॉबीज हैं? पढ़ाई के अलावा क्या करना पसंद है, या कुछ ऐसा जिससे आपको सुकून मिले? पढ़ाई के अलावा नीट के पहले तो मैं सिर्फ फ्रेंड्स से बातें करता था, वो मेरा इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था। और कभी कभी एकदम मॉडरेट अमाउंट में मोबाइल देख लेता था, मतलब यूट्यूब वगैरह। और अभी नीट के बाद गिटार सीख रहा हूँ और गिटार की प्रैक्टिस करता हूँ, और गेम्स खेलना पसंद है PS5 पे वगैरह, वो सब है अभी। और कॉलेज में जाके और हॉबीज डेवलप करने की इच्छा है। मतलब बहुत एक्साइटेड है कॉलेज जाने के लिए? हाँ, कॉलेज। तो क्या सोचा है, क्या करने वाले कॉलेज? मतलब स्टडी तो करनी है ही, ऑफ कोर्स, वो तो है ही, उसके अलावा क्या सोचा हुआ है कि कॉलेज जाके क्या करना है? कॉलेज जाके इंटरेक्शंस करने हैं, बहुत सारे नए लोग मिलेंगे, नए फ्रेंड्स बनाने हैं, सीनियर्स से बातें करनी है बहुत सारी, उनसे गाइडेंस लेना है, और वही क्लब्स ज्वाइन करने हैं, हॉबीज़ बनानी है, वही है। ओके, सोशल मीडिया का आपने यहाँ पे जिक्र किया वेद, कि जब कभी भी मैं परेशान होता था या कुछ भी अप एंड डाउन्स आते थे तो मैं यूट्यूब वगैरह चला लेता था या रील वगैरह देख लेता था। हाँ। तो मेरा सवाल यही है कि देखो आपने टॉप किया है, आपने वो चीज़ें भी कम यूज़ करी, लेकिन फिर भी आपने पढ़ाई अपनी लगातार जारी रखी। हाँ। क्या ऐसा मोटिवेशन था कि आपने फ़ोन जो है उसे दूर रखा, या आपको लगा कि नहीं, मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं करना, अगर नहीं भी मेरे पास, मतलब टाइम है भी मेरे पास, तो भी सारा टाइम मुझे फ़ोन पे नहीं लगाना? कैसे दूर रहे आप? क्योंकि स्टूडेंट्स अधिकतर यही जानना चाहते हैं कि
आज के ज़माने में फ़ोन से दूर रहना बहुत बड़ी बात है, कैसे आपने उसे मैनेज किया? तो फ़ोन पे स्क्रीन टाइम की तो लिमिट थी ही, और फोकस मोड लगा के रखता था जिसमें सारे ऐप्स डिसेबल हो जाते थे, यूट्यूब वगैरह जो भी बिना काम के ऐप से। और मतलब अगर गोल सेट रहा मन में तो मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आता है कि नीट में अच्छा करना है, ये गोल था। तो जब फ़ोन वगैरह देखता था तो फिर मन में सोचता था कि ये गोल नहीं, गोल तो नीट करना है, तो रख देता था और पढ़ाई रिज्यूम। चलिए एलन नागपुर की बात करते हैं। एलन नागपुर की क्या बात सबसे ज़्यादा पसंदीदा है आपको? एलन नागपुर का इन्वायरमेंट सबसे मुझे अच्छा लगता है। मेरे फ्रेंड्स थे सारे और सारे फैकल्टीज अभी जानते हैं, बहुत इन्वायरमेंट सबसे बेस्ट लगता था एलन नागपुर का। और हमारी क्लासेस भी बहुत अच्छी थी, कंफर्टेबल थी, और मतलब बस पढ़ाई करने में वहाँ मज़ा आता था। मेरी घर पे थोड़ी कम होती थी, इसलिए मैं सेल्फ स्टडी में जब जाता था तब ज़्यादा पढ़ाई होती थी। अरे वाह, मतलब अच्छा, सेल्फ स्टडी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। ठीक है, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे। देखिए उससे पहले एक सवाल ये कि जब आप अभी गए थे, मतलब आपका रिजल्ट आया, आपने टॉप किया, उसके बाद आप गए होंगे अपने स्टूडेंट्स जो है आपके फ्रेंड्स वगैरह उनसे मिले होंगे, और कह सकते हैं स्पेशली जो आपके जूनियर है, जो आप जैसा बनना चाहते हैं, तो क्या वो मोमेंट था, आप गए, उन्होंने आपसे पूछा होगा कि कैसे किया आपने, तो वो मोमेंट कैसा था, क्या बताया आपने? बहुत ही अच्छा था। पूरे 2 साल अपने आंखों के सामने फ्लैशबैक हो रहे थे, और मतलब ऐसे लग रहा था कि 1 साल, मतलब ये तो मेरी स्टेज थी एग्जैक्टली 1 साल पहले। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट, वही कि इतने सारे लोगों में मैं भी था, जब मेरे सीनियर्स यहाँ से पास आउट हुए थे तो मैंने उन्हें देखा था, उन्हें। वही। तो क्या सजेस्ट किया आपने, क्या बात की? उनके भी बहुत सारे डाउट्स थे, अभी बहुत सारे डाउट्स आपने भी पूछे, वही एग्जैक्टली उन्होंने भी मुझसे पूछा था। मैं यही बताया था मैंने, सब चीज़ें कि टेस्ट प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इन सब में एक सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें, मतलब एक नीट एस्पिरेंट जो है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? क्या एक चीज़ है जिसे वो फॉलो करे और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ता रहे? मतलब डिसिप्लिन तो है ही, ये तो है ही, उसके अलावा अगर बात करें? डिसिप्लिन और मोटिवेशन के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है रेलेवेंट मटेरियल पढ़ना और रेलेवेंट चीज़ें करना, जैसे जो एलन नागपुर ने बहुत अच्छे से किया था। सारे फैकल्टीज़ ने बहुत अच्छे से समझाया था कि रेलेवेंट क्या है और क्या इररेलेवेंट है। जो काम की चीज़ें नहीं हैं उनको थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए। मतलब अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो भी ऐसी पढ़ाई करो जिससे आपका नीट में फ़ायदा हो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टिप है। जैसे मैंने भी पहले मुझे भी समझ में नहीं आता था, तो मैंने भी थोड़ा टाइम वेस्ट किया है ऐसे रिलेवेंट चीज़ें करने में, जो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं जो नीट में कभी नहीं आते, तो वो क्वेश्चंस सॉल्व करने से। काफ़ी अच्छी बात बताई है। हाँ, बिल्कुल, जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे होंगे उन्हें लगेगा, आपने सही बताया कि कई बार इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस होते थे जो नीट में नहीं आते, लेकिन फिर भी हम टाइम वेस्ट कर देते हैं। फिर भी सबको लगता है कि बाकी सब लोग कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं, तो ये रेलेवेंट मटेरियल से थोड़ा दूर रहिए तो आपका टाइम बहुत सेव हो जाएगा। चलिए वेद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, नागपुर से स्पेशली कोटा आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा वेद हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने अपनी अब तक की जर्नी हमारे साथ साझा करी। उम्मीद करते हैं वेद की जर्नी से आप काफ़ी कुछ नया सीखेंगे। नमस्कार।